yes, regular or yes. ओके, तो बेसिकली जैसा कि आप अभी बता रहे हैं गिब्स पैराडॉक्स के हवाले से, तो एक्चुअली वी वर मेकिंग डिस्कशन फॉर मिक्सिंग अप टू डिफरेंट गैसेस, ठीक है। तो इसमें आई थिंक ये हमने यहाँ तक देख लिया था कि अगर आपके पास तो अगर आप उनको मिक्सअप करते हैं तो मिक्सिंग दैम हमारे पास होगा क्या कि जाहिर है मिक्सिंग जो है बेटा ये इसमें क्यों हमारे पास एंट्रोपी का इंक्रीज होना जरूरी है, इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर देंगे कि व्हाई इट इज नेसेसरी कि ड्यूरिंग मिक्सिंग आपके पास एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो। क्योंकि नेचर में सर हर चीज जो होता है ना वो ये चीज पसंद नहीं करती कि उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो डिसऑर्डर्डनेस आए। नेचर में चीजें पसंद करती हैं कि उनके दरमियान डिसऑर्डर आए, इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। ये इस पेज पे जो भी मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट आइडियल गैसेस, इसकी अगर आप पहली 2 लाइनें पढ़े तो ये क्या आपको बताती हैं। You may recall that mixing of two different gases by diffusion is an irreversible process and is accompanied by an increase of entropy. ठीक है, जी सर। आप में से मुझे कौन बताएगा कि अगर हमने एक व्हाइट बोर्ड पर अगर इवन एक मार्कर के साथ एक डॉट डाल दिया है, तो अगर हम उसी वक्त उसको रिमूव कर दें तो इट इज इजी, ठीक है। बट इफ 2-4 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद वहां से उस इंक स्पॉट को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसकी क्या रीजन हो सकती है? क्यों भाई, ये आपकी डेली ऑब्जर्वेशन में है। किसी चीज पे कोई दाग वगैरह लग जाए तो फौरन आप उससे साफ कर दें तो इट्स इजी के, बट आफ्टर सम टाइम मुश्किल हो जाता है। सर वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ड्राई होके बॉन्डिंग बना लेता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस वजह से होती है? डिफ्यूजन की वजह से। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? बेसिकली डिफ्यूजन की वजह से आपके पास एब्जॉर्प्शन होती है। होता क्या है कि अगर हमारे पास इवन डिफ्यूजन सिर्फ लिक्विड्स में या गैसेस में नहीं होती बल्कि सॉलिड्स में भी होती है, ठीक है। ये माइक किसका ऑन है बेटे? माइक ऑफ कर ले। आप में से किसी का माइक ऑन है तो ये नॉइस आ रहा है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो डिफ्यूजन है इवन सॉलिड्स में होती है, इवन सेल्फ डिफ्यूजन होती है सॉलिड के अंदर। आपके पास एक प्योर कॉपर का मटेरियल है, यू नो दैट कि हमारे पास मटेरियल्स के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर इम्परफेक्शंस होती हैं,
बहुत इवन अगर आपके पास एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो उसमें भी जो क्रिस्टलिनिटी है वो जगह जगह से उसमें उसके अंदर इम्परफेक्शंस होंगी, कहीं पे कोई वैकेंसी मौजूद है, कहीं पे कोई एक रो ऑफ एटम कहीं पे गायब है, कहीं से कोई एक पूरा प्लेन किसी जगह है, किसी जगह नहीं है। तो हमारे पास जब मटेरियल्स के अंदर लेट से किसी एक जगह पे वैकेंसी है तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए उसके नेबर से कोई एटम उसकी जगह फिल कर लेगा और वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उसको फिल करने के लिए उसके नेबर से कोई एटम वहां पे आके प्लेस हो जाएगा। तो इसको हम सेल्फ डिफ्यूजन बोलते हैं, यानी विद इन अ मटेरियल एटम्स अपनी जगह बदल रहे हैं, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो बेसिकली आपके पास जो डिफ्यूजन है ये क्यों है? एवरी पार्टिकल हैज एनर्जी, सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, तो मूवमेंट करके इधर उधर। तो अब हमारे पास जो डिफ्यूजन है बेसिकली इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब और जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं आपके पास उनमें एंट्रोपी जो है वो हमेशा नेचर का जो एक नेचुरल वे है वो आपके पास हमेशा सिस्टम्स, प्रोसेसेस, रिएक्शंस उस डायरेक्शन में इवॉल्व होते हैं जिसमें वो एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग लाइक्स टू मेक इट्स एनर्जी लो, ठीक है। तो हमारे पास डिफ्यूजन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस और एज अ रिजल्ट एंट्रोपी इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए फिर नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर मीन के पर्टिकुलरली किस स्पॉट पे क्या प्रोसेस हो रहा है, हमें एग्जैक्टली उसको उसी सेंस में जो है वो क्या होता है देखना होता है। और अगर मैं इस स्टेज पर आपको एंट्रोपी के बारे में थोड़ा सा फर्दर डेप्थ के साथ एक बात करें तो सिंपली एंट्रोपी हमें ये बताती है कि आपके पास किसी सिस्टम के पास जो एनर्जी है वो कितनी ज्यादा डिस्पर्स्ड है। You know, when solids melts in liquids or liquid converts into gases, तो अब मुझे ये बताएं कि फर्ज करें जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो आपके पास मेल्टिंग है इस प्रोसेस के नतीजे में एंट्रोपी इंक्रीज करती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी अब आपके पास डिसऑर्डर इंक्रीज कर गया है। तो सिर्फ जो एनर्जी है, ठीक है, ये तो हमें बताती है कि इस वक्त किसी पर्टिकुलर हमारे पास सिस्टम के अंदर एनर्जी कितनी है, लेकिन एंट्रोपी हमें साथ ये बताती है कि जो एनर्जी है ये डिस्पर्स्ड कितनी है हमारे पास। इसके अंदर रैंडमनेस आपके पास जो है, यानी कि तो जो बेसिकली एंट्रोपी टेल्स हाउ एनर्जी इज डिस्पर्स्ड इन द सिस्टम। आपके पास एक रूम है, सुबह आप उठ के एक दफा उसको आप बिल्कुल क्लीन एंड नीट करते हो, ऑर्डर में करते हो, हर चीज आपके कपड़े, जूते, बुक्स, हर चीज, अलमारी, ये वो सब कुछ अपनी जगह पे, टेबल, चेयर, आप बिल्कुल सेट करते हो अपना रूम। लेकिन उसके बाद फिर जब डे स्टार्ट होता है तो ना चीजों में डिस्पर्शन स्टार्ट हो जाती है। लेट्स से हम काम से वापस आए, आपके कमरे में हमने कपड़े चेंज किए, हमने शूज कहीं रख दिए, सॉक्स किधर फेंक दी, बैग किधर रख दिया, तो अब चीजें अब भी वही हैं बट देयर लोकेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो एंट्रोपी है दिस इज डिसऑर्डर और हमें ये बताती है कि किसी सिस्टम के पास अगर दो सिस्टम्स के पास सेम एनर्जी है बट किसी एक सिस्टम के पास वो एनर्जी ऑर्डर्ड फॉर्म में है, दूसरे सिस्टम के पास सेम सिस्टम के पास वही एनर्जी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो आपके पास उस एनर्जी से जो वर्क विच मे बी एक्सट्रैक्टेड वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये चीज देख रहे थे। अब लेट्स से हमने यहाँ पे ये देखा था कि आपके पास जो जब आपने दो डिफरेंट गैसेस को मिक्स अप किया तो हमने कहा कि
सिस्टम की मिक्सिंग के दौरान जो एंट्रोपी थी उसमें चेंज आ गई है, और वो जो चेंज थी वो आपने ये इक्वेशन से कैलकुलेशंस देखी है सारी, तो आपने यहाँ पे ये लास्ट पे जहाँ पे लिखा हुआ है गिब्स पैराडॉक्स से ऊपर देखा कि जो डेल्टा एस है चेंज इन एंट्रोपी, इट इज अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास मिक्सिंग के दौरान जो यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज आई है ये पॉजिटिव टर्म है, एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। नो गिब्स पैराडॉक्स क्या है? नो इमेजिन कि अगर हमारे पास दोनों सिस्टम्स में जो गैस थी वो सेम हो इंस्टेड ऑफ डिफरेंट, फिर क्या होगा? अगर हमने उन दोनों चैम्बर्स के अंदर सेम गैस रख दी है इंस्टेड ऑफ अ डिफरेंट गैस, फिर तो अब एंट्रोपी में चेंज जीरो होगा। तो अब इस केस में हमारे पास जो एंट्रोपी में चेंज है वो जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें तो हम इस बात को कैसे कहेंगे? क्या लॉजिक है हमारे पास के वी से कि अब इस केस में हमारे पास एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रही? सर सिस्टम की स्टेट सेम रहेंगी। हाँ, यानी इसमें ये होगा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है उसमें चेंज नहीं आएगी। अगर आपको शुरू वाले लेक्चर्स याद हो तो उसमें हमने ये बातें बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि हमारे पास किस तरह से सिस्टम्स हमेशा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और जो इक्विलिब्रियम और जब तक वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को अचीव नहीं कर लेते तब तक आपने उसमें देखा था कि नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ती जाती हैं ताकि मोस्ट प्रोबेबल पे जाके वो आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स कांस्टेंट हो जाती हैं, और उसी को अब इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब आपके पास अगर स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग हम बात करें तो उस वक्त एंट्रोपी हम कहते हैं कि जब इंक्रीज हुई है जब एक रियल टाइम डिसऑर्डर बढ़ा है, यानी कि स्टेट्स में चेंज आई है। जैसे मैंने उस दिन आपको बोला था कि लेट्स से एक ए और बी दो पार्टिकल हैं, इफ दे आर एट अ सर्टेन प्लेसेस, अब अगर अपना वो ऑर्डर बदल लेते हैं, एक ही जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो, यू विल सी कि अब नई स्टेट आ गई है। लेकिन अगर है ही ए तो वो अगर आपके पास नंबर है जी 1 and 4, यू कैन मेक 41, यू कैन मेक 14, लेकिन अगर है ही 1 तो वो 11 ही रहेगा। इसकी 1 की जगह बदल दो फिर भी 11 ही है, कोई नया डिजिट आपके पास नहीं बन रहा, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास उस वक्त हम कहेंगे कि जो स्टेट्स में चेंज आई है जब आपके पास रियल टाइम कोई नई स्टेट अचीव होगी। तो ये जो आपके पास ऊपर इक्वेशन है 13.35, ये तो बस जस्ट उनके नंबर को कैलकुलेट करेगा और आपको चेंज पॉजिटिव ही दिखाएगा। तो इसकी रीजन बेसिकली यहाँ पे ये है कि यहाँ इस इक्वेशन के अंदर पार्टिकल्स की काउंटिंग तो हो रही है लेकिन उनकी नेचर को जो है वो नहीं देखा जा रहा, यानी इन इक्वेशंस में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि जो इन पार्टिकल्स की नेचर की बेस पे इसमें डिस्टिंक्शन करता कि यस इन दिस केस पार्टिकल्स आर सेम सो चेंज विल जीरो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड गिब्स पैराडॉक्स के ये इक्वेशन आपके पास जो आपके पास स्टेट्स के चेंज के हवाले से अगर हम बात करें तो हर एक केस में पार्टिकल्स को सेपरेट कंसीडर करते हुए एक्स्ट्रा काउंट दे देता है। तो अब इसको इस यानी कि पैराडॉक्स को खत्म करने के लिए ये हमारे पास ये सैक्वर टेट्रोड इक्वेशन, ये सैक्वर ये साइंटिस्ट था। अब मैं यकीनन इसका प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, ये दिस इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास होगा क्या कि उसने ये जो एग्जांपल यहाँ पे दी है
A, B, C. If there are three different particles named by A, B and C, तो अब अगर तो देखिए ये तीन डिफरेंट हैं, तो इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो ये 6 अरेंजमेंट्स बन रही हैं, यानी 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर आपके पास 4 पार्टिकल होते, तो अगर आप उनकी इस तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते, तो वो आपके पास 4 फैक्टोरियल वो 24 बन जाती, ठीक है ना? ये पहले हमने बात डिस्कस की हुई है कि अगर इस तरह से हो तो कैसे हम टोटल नंबर फाइंड करते हैं। मसलन अगर 4 हैं तो पहली जगह फिल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फिर आपके पास जो है वो 3, 2 एंड 1 एंड अल्टीमेटली यू हैव 24। तो लेकिन अगर यहाँ पे चले, ये जो सामने एग्जांपल हमारे पड़ी है हम इसी को देखें, तो ये ABC की बजाय तीनों A यानी तीनों जगह पे आपके पास A मौजूद होता, तो फिर कितनी आपके पास ये डिफरेंट स्टेट्स बननी थी? एक ही बननी थी। एक ही बनती। तो अब इसका मतलब कि ये एक की बजाय जो 6 आ रही हैं, दिस इज ड्यू टू इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, कि हमने इन तीनों को डिफरेंट कंसिडर किया तो ये इस तरह से आ गया। तो उसने कहा कि अब अगर फर्ज करें इसी तरह से n पार्टिकल्स हैं, तो आपके पास n फैक्टोरियल टाइम्स उसमें जो काउंट्स हैं वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि होंगे तो वो सेम, लेकिन उनको कंसिडर सेपरेट किया जाएगा। तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा काउंट्स हैं, इसको खत्म करने के लिए फिर उसने ये किया कि हम बेसिकली जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस में टोटल स्टेट्स आती हैं, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जिससे आप बोलते हो, तो उसको n फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पास जो रिजल्ट है वो फिर वैलिड हो जाएगा। तो ये इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने लफ्ज यूज किया है कि बट दिस वाज जस्ट एन एडहॉक करेक्शन। एडहॉक करेक्शन का मतलब ये है कि वक्ती तौर पे आपने जुगाड़ लगा लिया, इस तरह से हम इस रिजल्ट को सही कर सकते हैं। जो बेसिक रीजन थी आपके पास कि इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल, उसके लिए आपके पास इस इक्वेशन में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। यानी अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको एक जुमला इसमें लिखा हुआ यहाँ पे नजर आएगा, और वो ये है कि बेसिकली वो ये इक्वेशन पार्टिकल को काउंट कर रही है, उनकी हिस्ट्री को नहीं देख रही। और जो आपके पास एंट्रोपी होती है, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री, हिस्ट्री पार्टिकल की, कि पार्टिकल्स पे क्या उनकी नेचर, उनकी पोजीशंस, उन पे क्या बीत रही है, ठीक है? तो अब फिर इसको अगर आप इस यहाँ पे आ जाइए, सारी इस पैराग्राफ में उसने ये जो आप देख रहे हो 3 फैक्टोरियल 3 2 6, ये सारी वही बात है जो भी मैंने आपको समझा दी है। तो सर अब इसको फिर वो जो हमने एंट्रोपी को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है ना प्रीवियस पेज पे, सर उस पे फॉर्मूले पे भी गौर करें तो उसमें हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जिससे हम एंट्रोपी को ना मतलब रिलेट कर सकें, जिस पे वो डिपेंड कर रही हो। उसमें सिर्फ वो 3/2 3n k बीटा t वगैरह जो है ना, यही चीजें आ रही हैं जो कि नंबर कांस्टेंट्स हैं फॉर अ गिवन सिस्टम। बेसिकली वो सिंपली आपके पास जो रिलेशन है वो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मौजूद हैं उनकी वजह से कितनी जगहें बन सकती हैं, वो बस उसको वो कर रहा है, ठीक है ना? वो उसके लिए हमारे पास करेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो अब यहाँ पे तो इसको फिर जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी थी, अगर आप वो जो शुरू में हमने 12th चैप्टर में निकाली थी, वेरी स्टार्ट में जब तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने स्टडी किया था, तो उसमें वो जो n फैक्टोरियल था उसको अगर आप खत्म कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये जो इक्वेशन 13.36 है, दिस इज कॉल्ड, यानी कि जो मॉडिफाइड फॉर्म में है, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन काउंटिंग and leads to classical statistics.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी बेटे, वो ना दरम्यान से हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। जी बेटे, अब आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके ओके। बस ये अनफॉर्चुनेटली उसमें मैंने कहा ये बार बार कॉल आती रहेगी तो फिर डिस्टर्ब करेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा बता ही दूं। ओके, तो हमारे पास 9। अब अगर हम इसकी वो इस इक्वेशन में नेचुरल लॉग ले लें बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास फिर अगर इसकी वैल्यू यहाँ SC यानी एंट्रोपी बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन काउंटिंग यानी करेक्टेड रिजल्ट के साथ अगर आप इसकी एंट्रोपी के लिए ये रिजल्ट देखें तो ये हमारे पास इस पेज पे जैसे आपके सामने मौजूद है। तो अब अगर आप यहाँ पे वो NI/GI की वैल्यू ये शुरू में हमने निकाली थी वो अगर इसमें एडजस्ट कर दें तो ये आपके पास इक्वेशन 13.37 जो है, this basically gives us the relation for entropy। ठीक है, अच्छा अब if we compare this expression for entropy obtained using Boltzmann counting with that obtained without it, we conclude that Boltzmann counting influences the partition function in the same way as it does thermodynamic probability। ठीक है, तो इसी तो अब इसका मतलब ये है कि यानी ये उसने ये बात की है कि हमारे पास जो बोल्ट्जमैन काउंटिंग है ये एंट्रोपी को भी उसी तरह से क्या कर रहा है, हमारे पास इफेक्ट कर रहा है, या अब यूं कह लें कि ये पार्टीशन फंक्शन को भी उसी तरह इफेक्ट करता है जैसे आपके पास एंट्रोपी के लिए ये करता है। तो यहाँ पे सिंपली उसने ये लिखा है कि मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस करेक्ट सिंगल पार्टिकल एंड एन पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन एज के अगर सिंपल पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल z है तो करेक्टेड फॉर्म के अंदर आपने फिर इसको z/n फैक्टोरियल लिखना है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास अगर n पार्टिकल्स के लिए है तो उसके केस में भी आपने क्या करना है, इसको n फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो अब इस चीज को यूज करते हुए अगर हम इक्वेशन निकालें इसके लिए एंट्रोपी के लिए तो ये 13.39, ठीक है, n पार्टिकल्स के लिए इस काउंटिंग को यूज करते हुए अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है यहाँ पे ये 13.39 है। दिस इज का टेट्रायड इक्वेशन। अब अगर इसको यूज करके हम डेल्टा एस फाइंड करें यहाँ पे जैसे इसने किया, इनिशियल एनट्रोपी, फाइनल एनट्रोपी, फाइनल एनट्रोपी और फिर इसका अगर आप डिफरेंस देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो डेल्टा एस है इधर यहाँ पे वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने इस बात को जस्टिफाई किया कि कैसे जो गिब्स पैराडॉक्स है जो एक्स्ट्रा काउंट्स कर रहा था कंसीडरिंग पार्टिकल्स डिफरेंट, तो उस एरर को खत्म करने के लिए जो n फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करके आपने जो एंट्रोपी के लिए रिजल्ट निकाला तो उसने आपको जो नेट चेंज इन डेल्टा थी वो 0 दे दी। ठीक है, दिस मींस दैट रिमूवल ऑफ द पार्टीशन डज नॉट चेंज द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स एंड काउंटिंग फॉर द इंडिस्टिंग्विशबिलिटी पार्टिकल ऑफ एन
ideal monatomic gas is the key to resolve of Gibbs paradox, right? तो ये था हमारे पास गिब्स पैराडॉक्स और इसकी रिमूवल। यानी सिंपली ये हुआ कि इसके अंदर आपने एक्स्ट्रा काउंट्स को जो इंक्लूड हो रहे थे उसको खत्म करने के लिए आपने जितने पॉसिबल एक्स्ट्रा काउंट्स उसमें थे उसको खत्म कर दिया। सॉरी। नेक्स्ट इसमें आपके पास ये some deductions from Maxwell-Boltzmann statistics, इसमें distribution law for molecular speeds, तो ये हमने ऑलरेडी पहले कर लिया हुआ है, लिहाजा हम इस आर्टिकल को छोड़ देंगे। किया हुआ को नहीं किया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर मॉलिक्यूलर स्पीड्स? क्यों भाई? किया हुआ है। इस बुक में तो सिर्फ ये मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए दिया हुआ है और आई थिंक आपके कंटेंट्स में भी यही था, लेकिन हमने इसको वो वेलोसिटीज के लिए मोमेंटम, एनर्जी और फिर उसकी आगे काफी सारी चीजें इन डिटेल कर ली थी। तो अभी मैं इसके बाद जो इस बुक पे इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है और इसमें हम इस चैप्टर से भी हम यही करेंगे, वो है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। इसको जरा देख लेंगे और पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसको देखेंगे। ये दो टॉपिक्स हम यहाँ से मजीद करेंगे, ये मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सर ये एंट्रोपी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम या नेचर सिस्टम जो है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए शॉर्ट टर्म में ना। हाँ, मैं भी बताता हूँ। जस्ट मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर लूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ इसको। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके सर। मैं जस्ट दिस वन जो भी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जी बेटे, अब आप मुझे बताएं कि आपका बेसिक क्वेश्चन। सर ये एंट्रोपी को ना नेचर सिस्टम के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंक्रीज होती है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए भी? नेचर में सर जितने भी ये प्रोसेसेस होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं और इनकी जो नेचर की जो एंट्रोपी होती है ऑलवेज जो होता है वो इंक्रीज होती है। हाँ जी, हाँ जी। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए इसका उल्टा होगा, और उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, इसमें आप यूं समझें कि आप देखें रिवर्सिबल में और इरिवर्सिबल को डिफाइन कैसे करते हैं।